हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का जियो का लेसन 4 करेंगे जो है एयर। अब एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है बिना एयर के हम नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो हम आज उसी के बारे में जानेंगे कि एयर के कंटेंट्स क्या हैं, ये कंपोजिशन क्या है इसकी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. पृथ्वी पर सभी जीवित सरवाइव करने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन वायु प्रदान करता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। एवं सूर्य की किरणों के हार्मफुल इफ़ेक्ट से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय भी सूर्य की जो हीट है ना, उससे हम बेक्ड जल सकते हैं क्योंकि वो बहुत तेज होती है। रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वह मास ऑफ एयर मतलब वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो मास ऑफ एयर क्या है? वायु राशि हवा का वह घना भाग है जिसका ताप एवं आर्द्रता एक समान एवं समतल होती है, ठीक है। जिसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो हमारे रहने लायक रहता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन मतलब वायुमंडल के कंपोजिशंस क्या हैं वो बताएंगे। अब आपको पता है कि सांस लेने के लिए जो हम वायु यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली वह अनेक गैसों का मिक्सचर होता है। और उसमें कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो ऐसी गैसेज होती हैं जिनसे एटमॉस्फेयर का जो बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर अधिकांश भाग बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन ये बहुत कम मात्रा में इसमें पाई जाते हैं, बहुत लेस होती हैं ये। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी इस हवा में मौजूद होते हैं। अब हमारे पास फिगर है, ये देखो नीचे फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर। इसमें नाइट्रोजन कितनी है? 78.78%। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है इसमें? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.03%। आर्गन है 0.93% और अदर गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और जैसे कि हमारे छोटे छोटे धूल के कण होते हैं ये सभी अदर गैसेस में आते हैं। तो ये कितनी है? 0.04%, ठीक है। अब है कि नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। अभी मैंने आपको बताया ना इसमें फिगर में कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस जो है हवा में पाई जाती है। और जो हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं और फिर उसे हम एक्सहेल निकाल देते हैं। पहले हम क्या करते हैं? गैस को इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल बाहर निकालना जब हम उसे छोड़ते हैं। परंतु पौधों को क्या करना होता है? सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की ही जरूरत होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मिट्टी और कुछ पौधों की जो रूट्स होती हैं वो उसमें रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो एयर से जो नाइट्रोजन होती है उसको लेकर उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन वायु में है जो प्लेंटीफुल सबसे ज़्यादा मिलने वाली दूसरी गैस है। कितनी परसेंट है? अभी बताई थी ना आपको, 21% है ये। ह्यूमन और एनिमल्स सांस लेने के लिए एयर से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और ग्रीन प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही था, साइंस में आपने पढ़ा था ना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जो है पत्ते इससे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी से, तो वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और पत्ते इसके कारण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कांस्टेंट मतलब समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्या होगा, अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो इसलिए अगर पेड़ कट जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन हमें वापस करते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स द्वारा ये छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे कि परफेक्ट बैलेंस सही बैलेंस बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोल और ऑयल आदि ईंधनों के बर्न होने से अपसेट हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। वे एटमॉस्फेयर में प्रतिवर्ष बिलियंस टन मतलब करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा हुआ जो वॉल्यूम होता है वो पृथ्वी पर वेदर और एंड क्लाइमेट को प्रभावित करता है। ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट पेज पे ये आपके साइड में दिया हुआ है, डू यू नो। अब इसको पढ़ते हैं एक बार कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकसित जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, इसके कमी होने के कारण धरती इतनी ठंडी हो जाती है, इस पर रहना भी इम्पॉसिबल हो जाता। किंतु जब कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका लेवल बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और जब ये बहुत अधिक हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। अब टेम्परेचर में इंक्रीज़ होने के कारण पृथ्वी के सबसे जो ठंडा एरिया था उसमें भी बर्फ़ पिघलने लगती है, और जिसके कारण समुद्र के जल स्तर होता है उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कोस्टल एरिया में फ्लड आ जाता है। और लॉन्ग रन में इसके कारण क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज। अब हम इसको पढ़ेंगे। व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकम्स हायर एंड गोज़ अप। जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैल जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। और जो ठंडी हवा होती है वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है और डेंसर मतलब सघन हो जाती है। तो हैवी होने के कारण वह सिकुड़ कर नीचे आ जाती है, और जब हॉट एयर ऊपर जाती है, राइजेज होती है, तो कोल्ड एयर उसकी जगह पर आकर वहाँ पर जगह बना लेती है, गैप जो होती है उसको फिल कर लेती है। इस प्रकार एयर सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की संरचना किन किन से होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा वायुमंडल 5 परतों से बना हुआ है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। कौन कौन से हैं देखो, ट्रोपोस्फियर,
स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। अब ये फिगर आपको दिखाई गई है नीचे, ये देखिए, ठीक है। इसमें सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर और फिर हमारा थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है, ठीक, इसमें फिगर में दिखाया गया। ये हमारी लेयर्स हैं कि इसके बाद ये आती है, फिर इसके बाद ये, ऐसे ये लेयर ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं चेंज होती रहती है। तो हम सबसे पहली लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रोप, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर्स है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हम जो रहते हैं वहाँ पे यही वाला क्षोमंडल होता है और हम यहीं पे सांस लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमिना लाइक रेनफॉल, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे रेनफॉल, फॉग और हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मतलब ओले गिरना, इसी परत के अंदर होता है। जो हमारा जीवन है वो इसी परत के अंदर निर्मित होता है, इसी में हम लोग रहते हैं। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर, क्षोमंडल के ऊपर का भाग तापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह लेयर क्लाउड्स और जो यहाँ पे वेदर होता है उसमें होने वाली सभी घटनाओं से लगभग फ्री होता है। इसके कारण यहाँ की जो कंडीशंस होती है वो एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत आइडियल होती है। और स्ट्रेटोस्फियर जो मंडल है, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, फीचर यह है कि इसमें ओजोन गैस की लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उससे हमारी ये रक्षा करती है। मेसोस्फियर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये बारी बारी से लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब ये हमारी कौन सी है, थर्ड लेयर है हमारी मध्य मंडल। इसको हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल। यह वायुमंडल की थर्ड लेयर है। यह स्ट्रेटोस्फियर के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर्स की हाइट तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पे आने पर जल जाते हैं। जब वो इस लेयर में आते हैं तो वो जल जाते हैं। लास्ट लाइन को, थर्मोस्फियर, इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी है वो इंक्रीज होता जाता है। और जो हमारा लेनोस्फियर्स होता है इज़ ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, जो आयन मंडल है वो इस परत का एक भाग होता है। यह 80 to 400 किलोमीटर तक फैला होता है। में यह लेयर रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो संचार में हेल्प करती है। रेडियो जो ट्रांसमिशन होता है इस परत, उसमें इस परत का, इस लेयर का यूज़ होता है। वास्तव में पृथ्वी से ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स, जो प्रसारित रेडियो तरंगें होती हैं वो इस लेयर द्वारा दोबारा पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सोस्फियर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फियर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की थिन लेयर होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है। अब है वेदर एंड क्लाइमेट। अब मौसम कैसा होता है, किस कारण से बदलता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे, क्या आज बारिश होगी। विल इट बी ब्राइट एंड सन्नी टूडे, क्या आज का दिन साफ और धूप निकलेगी, ठीक है।
How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? कितनी बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से वनडे मैच के भविष्य के बारे में अनुमान लगाते सुनते हैं। यदि हम इमेजिन करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और जो हमारा माइंड है उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जिसके कारण कंट्रोल नोब्स जो होते हैं नियंत्रण बटनों में छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा डे टू डे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ए हॉट और ह्यूमिड मतलब कि जो गर्म और आर्द्र दिन होता है वह किसी भी को इरिटेट कर सकता है, चिड़चिड़ा उसे बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमेशा चीयरफुल खुशी प्रदान करता है। जब मौसम अच्छा होता है तो हम भी कहते हैं ना कि हाँ चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, या फिर सोचते हैं कि आज घर में कुछ ऐसा, जैसे ज़्यादातर क्या होता है मौसम अच्छा हो तो क्या होता है, कहेंगे हाँ अभी बारिश हो रही है आज मौसम अच्छा है चलो पकोड़े या ब्रेड पकोड़े बना लो, होता है ना हम घर पे ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि मौसम अगर अच्छा होता है तो मन खुश होता है और फिर बाहर घूमने के लिए योजनाएं भी बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। मौसम ड्रामेटिकली जो होता है नाटकीय रूप से डे टू डे बदलता रहता है, किंतु लॉन्ग पीरियड किसी स्थान पर एवरेज वेदर ज़्यादातर औसत मौसम रहता है, उस स्थान की क्लाइमेट बताता है। इस प्रकार मौसम वायुमंडल में होने वाला एवरी आवर और डे टू डे होने वाला चेंज होता है। ठीक है, अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुमान करते हैं वह एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। वायु में जितनी भी मौजूद हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, गर्मी और शीतलता ठंडक होती है, उसके परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है। Atmosphere, the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो डे एंड नाइट में ही नहीं बदलता बल्कि सीजन के अकॉर्डिंग भी वह चेंज होता रहता है। विंटर्स सीजन की अपेक्षा समर्स में ज़्यादा गर्म होता है, समर्स जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। An important factor that influences the distributions of temperature is insolation. इंसुलेशन होता है आतपन। इंसुलेशन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जो रेजिस होती हैं, वो सोलर एनर्जी जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे इंसुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपको साइड में वेदर इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम किस तरह का वेदर नापते हैं। अब हम टेम्परेचर नापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। जब आप बीमार रहते हो डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपके मुंह में लगाता है ना थर्मामीटर, तो उससे हमारे शरीर का तापमान पता चलता है कि हमारा शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है तो हमें फीवर है। ठीक है, और आगे है प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापने के लिए जिस यूज़ किया जाता है वो होता है बैरोमीटर। ठीक है, और रेनफॉल कितनी बारिश हुई है उसको नापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और वाइंड वेन क्या होता है, जब वाइंड वेन होता है जब हवा किस डायरेक्शन में चल रही है वो हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके सारे, ये आपको याद रखने हैं। इंसुलेशन की जो मात्रा होती है वो इक्वेटर पर क्या होता है, पोल्स की ओर डिक्रीज होती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि अर्थ का टेम्परेचर हाई बढ़ जाता है तो यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ पर फसलें नहीं उग सकेंगी, और जो हमारे विलेजेस हैं उनकी अपेक्षा सिटीज़ का टेम्परेचर अधिक होता है। क्यों होता है,
क्योंकि यहाँ पे दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी जो रोड्स होती हैं और मेटल और कंक्रीट से बनी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं, और रात के समय हीट रिलीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए सिटीज़ की जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं तो वो क्या होती है, हॉट एयर को रोक लेती हैं, जिससे नगरों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। तापमान को मापने की जो हमारी इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, और सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, 0 पे तो वो फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलता है, बॉयल होता है वो अच्छे से। अब आपको पता है कि चांद पर हवा नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, दाब, वायु दाब भी नहीं होता। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वहाँ पर अपने लिए सुरक्षित हवा वहाँ यहाँ से भर कर ले जाते हैं, और वो ऐसी पोशाक पहनते हैं कि जिसमें हवा उनके लिए बनी रहे। ठीक है, अंतरिक्ष पोशाक अगर वो नहीं पहनते तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त शिराएँ हैं वो फट जाती हैं, वो वेन्स जो होती हैं उनकी फट जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री ब्लीड मतलब बहुत ज़्यादा रक्त उनका बह जाता है। अब हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसको फील नहीं करते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि वो बल हमारे शरीर पर लग रहा है। दिस इज़ बिकॉज यह इस कारण से होता है क्योंकि जो एयर का प्रेशर है वह ऊपर सभी डायरेक्शन से लगता है, और हमारी जो बॉडी है वो एक्सर्ट से काउंटर प्रेशर विपरीत बल हमारा बॉडी है जो वो विपरीत बल लगाता है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द हाइट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। सी लेवल में एयर प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, और ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। वायु दाब का हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षैतिज वितरण है, किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा इन्फ्लुएंस प्रभावित होता है। हाई टेम्परेचर एरियाज़ में एयर गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह लो प्रेशर एरिया बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर क्लाउड्स स्काइज एंड वेट वेदर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एरिया इज़ कोल्ड। जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ की हवा जो होती है वो ठंडी होती है। इसके कारण यह हैवी हो जाती है, भारी होती है। भारी वायु सिंक मतलब सिकुड़ कर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और हाई प्रेशर के कारण क्लियर एंड सनी आकाश मतलब स्काई होती है, चमकदार आकाश दिखाई देता है। एयर हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर मूव करती है। ठीक है, अब आगे है विंड। अब पहले हम ये पढ़ते हैं, डू यू नो ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज ब्लोज। फॉर एग्जाम्पल द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अब क्या होता है, पवन का नाम भी उसके आने की दिशा के नाम पर रखा जाता है। जैसे अब पश्चिम से आने वाली हवा को पछुआ पवन कह देते हैं, कहते हैं ना आज तो पछुआ हवा चल रही है। ठीक है ना, तो अब हम पवन के बारे में पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप एयर को
वर्क करते देखते होंगे, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ देती है। कभी कभी जब जो पवन है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, तो आप इसे तो हम क्या देखते हैं, वो हल्की जो धूल होती है और धुएं को उड़ाते हम उसे देख सकते हैं। कभी कभी विंड इतनी स्ट्रोंग होती है कि उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट चलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब स्ट्रोंग एयर चलती है, विंड चलती है, जब स्ट्रोंग विंड चलती है तो अम्ब्रेला लेकर भी चलना आसान नहीं होता, हम उसे पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्ट्रोंग विंड के कारण आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न हुई हो, तो इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। और जो विंड है उसके 3 प्रकार होते हैं, हम उसे 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहली है परमानेंट विंड्स, जो स्थायी पवनें होती हैं। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं, सारा साल लगातार पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स कौन सी होती है, ये होती है मौसमी पवनें। These winds change their direction in different seasons. ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में जैसे कि अब मानसून पवनें हमारे यहाँ आई हुई है ना, मानसून है, तो उस समय भी ये बदल लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। ये पवनें बहुत स्मॉल एरिया में वर्ष या दिन के किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज जो होती है, समुद्री हवा, भारत के नॉर्दर्न एरियाज़ में गर्म एवं खुश्क स्थानीय पवनें चलती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं ना। आज तो लू चल रही है, बहुत गर्म हवा होती है, उसको हम लू कहते हैं। मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड वाइड सिस्टम, इस विंड सिस्टम, इसके बारे में हम अलग से एक क्लास लेंगे, ठीक है, इसको अलग से समझाएंगे। आगे है हमारा साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी, चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न sea coast of India is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal on 17-18 अक्टूबर 1999। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के जो 5 ज़िले थे उसमें साइक्लोन आया, और जो 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य सुपर साइक्लोन आया, जिससे राज्य के एक बहुत बड़े भाग को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे वहाँ पर तहस नहस कर दिया। उसमें क्या था, ज़्यादातर विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज, ये पवनें चली थी। पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय से उठने वाली पवनों से बहुत हानि हुई थी। जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली विंड्स 36 घंटों से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। मतलब वहाँ पे ये इतना टाइम चली कि वहाँ पे का जो जीवन था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। और इस पवन ने पेड़ों को काट दिया था, कच्चे घर थे उनको भी डैमेज कर दिया था, और जो इंडस्ट्रीज़ थी और वहाँ की जो छतें थी वो भी, इंडस्ट्रीज़ की शेड्स और घरों की छतें थी वो भी उड़ गई थी। पावर सप्लाई और टेलीकॉम लाइंस भी थी वो भी कट गई थी। साइक्लोन के कारण लगातार 3 दिनों तक हैवी रेन होती गई, और इस वर्षा के कारण उड़ीसा की मुख्य नदियों में बाढ़ आ गई थी। साइक्लोन विंड्स के कारण उठी जो टाइडल सर्ज थी, उसके कारण ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई थी, और जो हमारे वहाँ के कोस्टल एरियाज थे उसमें भयानक तबाही हो गई थी। सडनली 7 से 10 मीटर मतलब से जो उठी हुई तरंगे थी
टाइडल्स जो थी उसके कारण तैयार खड़ी फसलें भी वो भी सारी नष्ट हो गई थी। आगे नेक्स्ट पेज। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज ए डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में प्रेशर के कारण यह साइक्लोन आया और यह धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ा और इससे सुपर साइक्लोन का रूप इसने धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा इसने नुकसान पहुंचाया, वहाँ पर इफ़ेक्ट हुआ। इस सुपर साइक्लोन ने भुवनेश्वर, कटक और 28 कोस्टल टाउन्स थे जो तटीय नगर थे, उसमें उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था और अबाउट 130 लाख लोग जो थे वो इससे इफ़ेक्टेड हो गए थे। बहुत सारे जो पशु थे वो मर गए थे और जो पैडी क्रॉप्स थी, वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो वहाँ पे खड़ी फसलें थी वो सारी नष्ट हो गई थी, उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। टाइडल सर्ज से उत्पन्न हुई जो सैलिनेशन के कारण एग्रीकल्चर की जो भूमि थी, जो जगह थी और जो उपजाऊ जगह थी वह भी ख़त्म हो गई थी, वह अनुपजाऊ हो गई थी। साल, टीक, बैम्बू, साल, सागवान और बांस के जो खेत थे, प्लांटेशन थी, वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और प्रादीप और कोनकर के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल वो भी निष्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब आगे है हमारा मॉइस्चर। आजकल जैसे है ना हमारे बारिश के मौसम में मॉइस्चर हो जाता है, हम कह देते हैं ना, हाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया है, तो अब उसके बारे में, आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। When water evaporate from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब एयर में वाटर वेपर की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे कि एयर गर्म होती है, इससे जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक ह्यूमिड हो जाती है। ह्यूमिड डेज में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में स्वेट आसानी से नहीं सूखता और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते। When the water vapor rises, it starts cooling. जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और वेपर कंडेंस्ड होकर, संगठित होकर, मतलब इकट्ठे होकर वो ठंडे होकर जल की बूंदें, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी हैवी हो जाती हैं कि वायु में फ्लोट न कर सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। तब क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली हुई नमी कंडेंस्ड हो जाती है और वायु के मूवमेंट न होने की स्थिति में यह कंडेंस्ड मॉइस्चर कुछ देर के लिए उसी ट्रेल के रूप में दिखाई देती है, वो वहीं पर दिखाई देती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर ग्राउंड वाटर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो प्लांट्स हैं वो हमारे को पानी प्रिजर्व करने में हमारी मदद करते हैं। जब हिल साइड से पेड़ काटे जाते हैं तो रेन वाटर होता है वो खाली पड़े पहाड़ों से नीचे बहता है एवं नीचे इलाकों में फिर क्या हो जाता है कि उसके कारण बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ का कारण बनता है। मैकेनिज्म होता है, तंत्र के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होता है। पहली है कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकंड है द ग्राफिक रेनफॉल और थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो हम अब इसके बारे में इधर से ये देखो,
ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। पहली है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये कैसे होती है? जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तो ठंडी हवा होकर वो नीचे आ जाती हैं और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। तब इस प्रकार से जब वो आपस में टकराती हैं तो वर्षा होती है। ठीक है। अब है हमारा ग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। यह सबसे अधिक होने वाली वर्षा होती है जिसमें बाह्य वाष्प पहाड़ों के सहारे ऊपर उठकर ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर घना हो जाता है। वो हवा घनी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर फिर वर्षा होने लगती है। लेकिन पहाड़ों के दूसरी साइड यहाँ पर हवा नीचे आने लगती है तो वो गर्म हवा भी मिल जाती है, तो इस कारण से इस एरिया में बारिश होती है। थर्ड है हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। गर्म वायु के कारण पानी व जल वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं और ऊपर जाकर वो वायु फैल जाती है और ठंडा होकर घनी हो जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है और फिर मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, हमारे यहाँ यही ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए उनको सर्वाइव करने के लिए रेन बहुत ज़रूरी होती है। यह अर्थ सरफेस यह हमारे धरातल को फ्रेश वाटर देती है। फ्रेश वाटर हमारे इस पे ज़मीन पर आता है। यदि रेन ना हो, बारिश ना हो तो जल की कमी और ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। इसके विपरीत अगर बारिश अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है? फिर बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, पानी की कमी होती है तो सूखा पड़ जाता है और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो बाढ़ का रूप ले लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।